क्या? अच्छा ठीक ठीक, चलिए चलिए। है हल्ला मत कीजिए, आप लोग क्या कियाते का है? क्या किया ये मत देखिए। होता क्या है कि जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को अपने अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम आपको सफल लोगों से मिलाते रहते हैं। तो कल भी हमको लगता है एक लड़की से मिलवाए थे। हाँ, शिल्पा। तो देखिए, समझिए, है हल्ला मत कीजिए। सिंटू है, हम सिंटू के नाम से इनको जानते हैं। और कोचिंग जब 2017 में खोले थे ना, 2017 में 1 सितंबर 2017 को कोचिंग, आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में, 1 सितंबर 2017 को उसका ओपनिंग हुआ था। किसान कोल्ड स्टोर में ओपनिंग हुआ था, एक छोटा सा क्लासरूम में जो आज के डेट में लाइब्रेरी है। संस्थान को खोलने में GAW हॉस्टल जो कि महेंद्रू में है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसमें GAW हॉस्टल के छात्र ये भी थे, इनका भी संस्थान को खोलने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हो गए, और भी बहुत सारे छात्र थे। तो उन छात्रों का नाम नहीं ले रहे हैं जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा सफल लोगों को याद रखता है। संस्थान के प्रारंभिक छात्रों में रहे हैं सिंटू जी, और एक बार पढ़ लेने के बाद, ठीक है, एक बार पढ़ लेने के बाद सेल्फ स्टडी किए। शुरुआती दिनों में जीएस की तैयारी आप ही के संस्थान में बैठ करके ये किए हैं, और लगभग अनेकों छात्रों को यहां पर भेजे हैं। सेल्फ स्टडी किए, और 67वीं बीपीएससी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 67वीं बीपीएससी में। और देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी छात्र के सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है। तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है। और आपकी सफलता में हम आपको बता दे, या किसी के भी सफलता में आप देखेंगे, हमसे मिलने जो भी आता है मुझसे एक बात जरूर पूछते हैं, आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? तो इसके जरिए हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं हो सकता है। सीधा सा मेरा संदेश यही होता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि 67 बीपीएससी में सबसे यंगेस्ट ऑफिसर में से एक हैं सिंटू जी। अप्रॉक्स में इनका उम्र मात्र 22 वर्ष हुआ है, ठीक है, मात्र 22 वर्ष।
और तो यंगेस्ट ऑफिसर हैं बीपीएससी के थ्रू, और आगे जो है आप देख ही रहे हैं, एक बार सिलेक्शन लेने के बाद जो है लोग आगे की ओर देखते हैं। तो इनको भी अभी मिलने के लिए आए थे, तो हम सजेस्ट किए हैं कि अभी बीपीएससी हुआ है, आगे जो है टारगेट बड़ा कीजिए, मतलब यूपीएससी की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करवाइए। और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब परीक्षा में मेंस का बहुत मेन रोल होता है, मेन रोल मेंस का ही होता है। और कोई भी टीचर आपको दिशा दिखा सकता है, कोई भी संस्थान दिशा दिखा सकता है, लिखना आपको खुद पड़ेगा। मेंस का तैयारी ये लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं, मेंस का तैयारी लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं। 100% नहीं कहा जाए, लेकिन 90% इन्होंने सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी, मेंस की तैयारी को धार दिया है। और क्या होता है नहीं होता है ये सब बात आप समझते बूझते ही हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि जैसे उसी हॉस्टल के बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो भर दिन रोड पे घूमते रहते हैं, समझ गए, उनको देखते हैं तो काफी दर्द होता है, मन कचोटता है कि काहे नहीं इसका रिजल्ट हुआ है। लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं थी, इसलिए जो है सेकेंड टाइम लिखे हैं। फर्स्ट टाइम में फाइनल नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम मेंस लिखे, सेकेंड टाइम 67 में हो गया, थर्ड टाइम भी 68 का भी मेंस ये लिखे हैं, समझ गए। तो जो है एक गुमनामी का जिंदगी, जैसे हम कभी कभी आपको बोलते हैं कि रूम में बंद हो करके, क्लास के अलावा रूम में बंद होकर के पढ़िए, इधर उधर मत घूमिए। तो गुमनामी का जिंदगी इन्होंने जिया है। और हम आपको बोलते हैं कि गृह त्यागी बनिए। अभी बता रहे थे कि पिछले 2-3 साल में मुश्किल से दो बार घर गए हैं, समझ गए, मुश्किल से 2 बार घर गए हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक सफलता आपके द्वार नहीं आ सकता है। तो इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, सेल्फिश बनिए, तभी जाकर के कुछ बेहतर कर पाइएगा, नहीं तो क्या बेहतर कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा जीवन में, समझ गए। तो बात बाकी 2-4 लाइन इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए, और क्या, और तो कुछ है नहीं। चलिए कुछ भी बोल दीजिए, ठीक, माइक तो देंगे ही, ठीक है। एक जो है आप जो है अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा, और कौन सा पोस्ट मिला है ये बता दीजिए, और सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे बस इतना बता दीजिए बस। ठीक ऑन। सबसे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स सभी को दिल से धन्यवाद। मैं देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ, सबसे पहले कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, और मैं स्टार्टिंग जो सर का स्टार्टिंग समय रहा है कोचिंग का, उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं न्यू हूँ, और आप ही में से मैं हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। मेरा छोटा सा एक परिचय है कि मैं सर से 2017 में जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, सर दूसरा जगह कहीं पे पढ़ाते थे, वहाँ पे मैं भी पढ़ता था, 8-10 बच्चे में से मैं भी एक था। तो सर का पढ़ाने का जो तरीका था, बच्चे कम थे बट सर का जो पढ़ाने का तरीका मतलब गजब के था। और विश्वास कीजिए कि उतने कम स्टूडेंट में हम लोग का भी एक जुनून आ गया था कि पढ़ेंगे तो सर से ही पढ़ेंगे। और बीच में सर का कोचिंग से कुछ हो जाता है खटपट, तो सर जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं थोड़ा, और हम लोग अंततः जो 10-15 स्टूडेंट होते हैं तो सर के बोलते हैं कि सर मतलब आप डिसीजन लीजिए, इतने अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप डिसीजन लीजिए और हम लोग आपके साथ हैं, और जितना होगा जैसे होगा सब कुछ से सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ कि डाउन टू अर्थ जितना भी हुआ हम लोग सपोर्ट किए। आज अगर कोचिंग है तो वहाँ से स्टार्टिंग का ये नतीजा है। तो सर का बारे में जितना कहें उतना ही कम है। तो मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ, और मैंने
2019 में ग्रेजुएशन किया हूँ और 2020 से 23 तक LLB पटना लॉ कॉलेज से भी उत्तीर्ण हूँ। इसी दरमियान मैंने पाठथाद में जब था तो सर के पास उस टाइम पढ़ रहा था 2018-17 वो जो चल रहा था सेशन 17-18 का, तो मन में एक आ गया था, मतलब कुछ लोग ऐसा मिले, कुछ ऐसा ठोकर लगा, कहीं ऐसा सीखें कि जो BPSC की ओर ये किया, मतलब धक्का मारा कि नहीं तुम भी कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे बातें हैं जो बहुत कुछ बोलता था कि तुम लोग अभी स्टार्टिंग हो या तुम लोग मतलब मजाक बना लिया है या BPSC ऐसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो मुझे भी लगा, और मैं एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, कोई अगर बोलता है मैं सीधे किसी का बार नहीं करता हूँ। बट अभी भी मेरा डायरी है, मैं डायरी भी लेखन करता हूँ, तो उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि बंदा ने कौन हमको क्या बोला है, और उसी के साथ अपना स्ट्रेटजी फिक्स करता हूँ। और मुझे पता है कि जब सफल हो जाएंगे लोग, खुद वो जो है वो मिथ्या मिटा लेंगे। जो ये फिक्स करके रखे हैं कि सफलता एज का मोहताज है या ज़्यादा उम्र है या ज़्यादा पढ़ने वाला का होता, तो ऐसा नहीं है। तो उसको मैंने 3-4 साल में समझा, और सर से 2018-19 से मैं दूर हूँ। 2019 से पहला मेरा ग्रेजुएशन का बाद अटेम्प्ट 66 BPSC था, मैंने प्री क्लियर किया, मेंस भी लिखा। और उस टाइम मेंस के लास्ट टाइम जो होता है 25-26 दिन उसके पहले मुझे कोविड हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, एम्स तक भी चला जाता हूँ। तो एक ये कि अटेम्प्ट देने के लायक नहीं रहते हैं, लेकिन एक था कि चलते हैं दे देते हैं, जब यहाँ तक आए तो दे देते हैं। उसके बाद मेरा जो स्कोर आता है तो पता चलता है कि बहुत कम नंबर से बाहर हैं, तो वो चीज़ हमको दिमाग में छप जाता है कि जिसमें हम बहुत कम मेहनत किए हैं तो यहाँ तक आ गए हैं, अगर इसमें दिल से अगर लगेंगे तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस दरमियान सर का प्री अभी तक जो भी दिए हैं 66, 7, 8 3 निकला है, 69 भी दिए हैं, वो भी निकलेगा। तो प्री में जब सर का मटेरियल है, उसके अलावा अभी तक प्री हम नहीं पढ़े हैं। जो है सच्चाई बस करेंट पढ़ते हैं, प्री के लिए आज भी बस करेंट अफेयर पढ़ते हैं, और जो सर का जो मटेरियल है उसको मैंने रिवीजन किया, अभी भी प्रेजेंट में ही करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और विश्वास कीजिएगा अभी भी मेरा टेबल पे आपका जो मटेरियल है रखा हुआ, प्री के लिए आप ही का मटेरियल यूज करता हूँ। मेंस के लिए तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। उसी दरमियान फिर आगे बढ़ते हैं, लोग जुड़ता है, अच्छे अच्छे फ्रेंड बनते हैं। फिर मेंस का भी मैं एक कोचिंग लिया था, पारस सर हैं GMCI आदित्य अकेडमी, मेंस ऑप्शनल का क्लास लिया था, बाकी लगभग सेल्फ ही किया है। और 67 में स्ट्रेटजी के साथ लगा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ, 10 बार एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारा जगह जगह पे डिप्रेस्ड भी हुआ। इसी दरमियान मैं एक दरोगा का एग्जाम मेरा पकड़ा गया 2213, तो मैं सोचा कि दे देता हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टैंड आता है। लेकिन वही होता है कि फिजिकल में नहीं होता, पैर क्रैक कर जाता है, मतलब क्रैम्प हो जाता है, वैसा कुछ है नहीं। तो चलने उलने में आप लोग अगर हैं तो पता ही होगा। और इस दरमियान BPSC असिस्टेंट भी देते हैं, फाइनल 1 नंबर से नहीं चूक जाते हैं। मतलब 2-3 एग्जाम ना 1-2 नंबर कुछ चूक गया, तो अंदर से लगा कि मतलब होगा क्या। लेकिन ये विश्वास था कि जो हमारा 67 का जो दिए थे, एक अनुभव था कि मैं अगर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब BPSC ही लिखता। 2-3 लोग हमको बोले हैं कि तुम छूट रहे हो ना 1 नंबर से, तो तुम्हारा BPSC ही लिख रहा है, हम तो मजाक कर रहा है। बोला ट्रस्ट करो और विश्वास कीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्ट्रेटजी किए और लगे, और अंततः मेंस क्लियर हो जाता है। और हम लोग लगभग 14 लड़का अपना ग्रुप से मेंस क्लियर करते हैं। फाइनल रूप से हम लोग, जो हमारा क्लोजली फ्रेंड है उसमें 3 का सिलेक्शन हुआ फाइनल रूप से, उसमें से एक मैं भी हूँ। और इस दरमियान बहुत सारा मतलब ये आता था बीच बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब लोग कुछ ऐसे मिल जाते थे सेलेक्टर, बोले रे ऐसे क्या ये सब लग रहा, कुछ और देख लो। लेकिन जो होता है ना कि कहते हैं ना कि जब जुनून रहता है, बस एक चीज़ याद करते थे कि जब भी एक डिप्रेस्ड होते थे तो एक चीज़ समझ में आता था कि मेरे माता जी आंगनबाड़ी सहायिका है। चूँकि मैं कोई वैसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा पिताजी बचपन में डेथ कर गए थे, और मेरा माता जी बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाया हम लोग। हम 3 भाई, 2 भाई 1 बहन है सर। तो भाई तो बड़े वाले, उनका कुछ मतलब प्रोसेस में है, और बहन बैंक में है। तो उनके आने के बाद मुझे सपोर्ट मिला, और उन्होंने बोला कि मतलब डरना नहीं है, अब फाइनेंशियली हम देख लेंगे। और विश्वास कीजिए कि 2015 से लेकर के अभी तक मेरा जो मेरे सिस्टर है फाइनेंस कर रही है, और कभी ये नहीं पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। बस उनका विश्वास था कि लड़का एक्स्ट्रा मतलब सोचता सही है, कर लेगा।
और मुझे भी विश्वास था, चूंकि इतना लोग ने विश्वास कर लिए थे। और सर भी बोल देते थे, कभी कभी आते थे कि तुम किए नहीं जी, तुम तो हमारा पुराना स्टूडेंट रहे। मतलब दिल में छप गया था कि भाई मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद अगर इस सब शब्द सुनिएगा ना तो दिल से ये आ जाता है क्या मुझ में क्या कमी है। अभी मेरा रूम का स्ट्रेटजी है, ऐसा हम इंटरव्यू भी दिए हैं, तो एक है आपको शेयर कर देंगे, एक छोटा ही चैनल है उसमें सब बताए हैं स्ट्रेटजी। तो हमारा रूम का सब जो है स्ट्रक्चर सब है, तो ना दिल में ये चीज़ चलते रहता है। तो जब भी डीमोटिवेटेड होइए तो माइंड में एक ही चीज़ सोचिए कि आप तो एक रूम में रह करके मेहनत कर रहे हैं। बताइए आपके हम लोग का जो माता जी हैं, मेरी तो माता जी हैं, उनको देखते हैं कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कार्य करते हैं। और उसमें भी जब भी कॉल करते तो बोलते हैं कि माँ कैसी हो, तो बोलते बेटा ठीक है, बस तुम लगे रहो ना। दिल से ये आवाज़ आ जाता है कि आज रात में नहीं सोना है। अब विश्वास कीजिए कि लास्ट के 35 डेज था जब मेंस का, उसमें 28 नाइट जागे हैं। और एक जुनून था कि नहीं इस बार नहीं होगा तो हम घर जाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि दरोगा डिस्क्वालीफाइड होकर जब मैं गया था तो माँ का जब चेहरा देखा तो मन मतलब अंदर से हिल गया, लगा अंदर की मतलब बेकार में जन्म लिए हैं और एक छोटा सा एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। क्या है, क्या एग्जाम है, क्या कुछ है? 10 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, उसमें करना कुछ कोई कारीगरी है ये नहीं है, बस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो है बस उसको पढ़ जाना है, दिस डैट करना ही नहीं है। और वर्तमान में मेरा 67 बीपीएससी में BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पद पे मेरा अलॉट हुआ है। और कुछ दिन के बाद मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, फिर सर से फिर मुलाकात होगी। सेल्फ स्टडी, जी सर, सेल्फ स्टडी मेरा एक चीज रहा है कि 2020 में हर साल का अपना मैं स्ट्रेटजी बनाया। 2020 में पूरा 2020 से 21 8 घंटा से 10 घंटा मेरा रेगुलरिटी रहा। और मेरे साथ जो भी है उसको पूछ सकते हैं हॉस्टल में, मैं 3 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे तक मेरा रेगुलरिटी 1 साल रहा है। 1 साल 3 बजे सुबह से 9 बजे, आते 3 बजे सुबह से 9 बजे तक 1 साल रेगुलरिटी। जो भी मैं किया हूँ वो रेगुलरिटी है। मेरा रूम पर का स्ट्रेटजी वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं सर का स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी कहीं से कुछ बना के बोलूँगा। सर तो ऐसा, सर उस दिन से सर को जान रहे हैं जब सर को कोई नहीं जानता था यहाँ पे। और एक हम लोग चाय पीते थे पोस्ट ऑफिस पे, एक समय भी था वहाँ पे सोचते थे। तो और कहते हैं कि है ना, कहते हैं कि गुरु, तो मैं सर से कांटेक्ट नहीं रहा ये हमको भी पता है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट था सर के। जब मैं वीडियो देखता था तो एक चीज समझ में आता था कि सर हमारे साथ शुरू किया, इतना आगे निकल गए, हम लोग एक एग्जाम नहीं निकालेंगे। तो ये चीज, हाँ ये चीज जो खलता था, तो ये चीज है ना, कहा जाता ना कि काश यूं ही रो पड़ेगी आंखें तेरी, काश यूं ही रो पड़ेगी आंखें तेरी, आसमानों से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, एक दिन तेरे नाम से इस समंदर में लहर भी आएगी। तो एक चीज जो है सर से पर्सनली बता रहे हैं सर, आपसे बहुत मतलब ना वीडियो देख के ना हम उत्तेजित हो जाते थे। अंदर से लगता था कि हम, मेरा मतलब लगता था कि मतलब कभी तो मौका मिले। तो मतलब आज सर से मिले। आज महेंद्र सर मेरा एक और गुरु हैं जो 12th में पढ़ाए थे, और दूसरे गुरु हमारे रोशन आनंद सर है। जब मिले सर से बोले कि सर फाइनली मेरा जो सपना जो सोचते थे कि काश सर हमको अपने क्लास में ले चलें और बुलवाएं कि हमारा स्टूडेंट रहा, तो ये मतलब सच हो गया। आज मतलब बहुत खुशी है कि सर के साथ जब आगे रहता था, किसी को यहाँ पे देखता था ईसाई वगैरह को, तो लगता था कि सब ईसाई सब बन गया ईसाई, लेकिन आज गर्व हो रहा है कि बीपीएससी ऑफिसर हूँ, है ना। तो एक चीज है, करना कुछ नहीं है, बस सेल्फ स्टडी मेन होना चाहिए। 70% से 80% आपका सेल्फ स्टडी काम करेगा। सर डायरेक्शन देंगे, सर ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको करवा देंगे, सर आयोग में तो है नहीं कि सर कहेंगे कि सिलेक्ट कर लो, तो मेहनत करना आप ही को। सर बस डायरेक्शन देंगे, जहां फंसिए सर से मिलिए, और 2 4 5 घटना को अपना डायरी में कहीं लिख दीजिए दीवार में, और उसको दोहराते रहिए कि इस दिन को हमको लाना है। जो हमको कोई बोला उसको जवाब देना है, और जो बोला कि तुमसे नहीं होगा वो आदमी बोले कि हम जानते थे कि तुमसे हो जाएगा, समझे। तो ये चीज है ना, तो ये मैंने लाइफ से बहुत कुछ सीखा। सर से डिस्कनेक्ट, सर बोले ना कि गुमनामी की जिंदगी में जिया हूँ। मैं 2022 में मात्र 2 दिन और 2023 दिन मात्र 3 दिन के लिए गया हूँ। 2 साल में 2 बार घर गया हूँ, 2 बार 3 बार, आज भी मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के बाद, तो 2 घंटा ज़्यादा नहीं रहेंगे चूंकि अपना। तो ये चीज़ है, तो रेगुलरिटी और प्लस स्ट्रेटजी और प्लस सेल्फ स्टडी। और कोई अगर आपको कहता है कि आपसे नहीं होगा तो उसको बोलिएगा नहीं, रिजल्ट का पास जाइएगा, बोले दोस्त हो गया मेरा,
वो ज्यादा नहीं बोलना है, लास्ट में मिलना बोलना कि हो गया। अभी सर बहुत लड़का शौक है मेरा से, मतलब मेरा मित्र लोग नहीं जानता है, 8-10 मित्र से किसी को बताया नहीं, सर को तो अब पता चला, किसी को नहीं बताएं। क्यों बताएं? फाइनल हुआ, वो लोग रेलवे में सब स्टेटस लगा रहा था, रोज देखते थे, और हम बोलते थे वो लोग से कि यार फाइनेंशियली मदद करो। हम बोलते थे कि पर्सनली बात होती है, सब दोस्त मेरे अच्छे हैं, तो उनसे बात होती थी, बोलते थे कि हम बोलते थे सर वो लोग के कुछ फाइनेंशियली मदद करो यार, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो बोलते थे रखो रेलवे है ये, तुम कैसे मेहनत कर रहे हो। जब स्टेटस मेरा गया आई एम सिलेक्टेड इन बीपीएससी, उसके बाद सब शौक हो गया। तो एक चीज, हाँ एक चीज यही है, और बस सर के जो आशीर्वाद है हम पे रहा, सर का जो दबाव है, सर का जो 2-3 बात होता है डांट देते हैं कभी कभी, वो चीज जो है ना सफलता तक लाने में मदद किया। एक चीज है, सर का जो अच्छे बात है उसको दीवार में लिख लीजिएगा, और जो माता पिता के जो भेज देते हैं वहां से घर से जो कुछ तो बोल के भेजते हैं कि बेटा अच्छा करना, तो उसको लिख दीजिए, क्योंकि वो चीज ना आपको दिमाग को जो है ना जब भी आप थकिएगा तो याद आएगा। मेरी माँ एक है, मैं मेरा एक टेबल के आगे लगाया हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी माँ हर रोज सुबह यही कहती है, मेरी माँ हर रोज सुबह यही कहती है कि कामयाबी एक दिन तेरी कदम चूमेगी, और मैं कैसे थक कर बैठ जाऊं यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। और रिजल्ट हुआ तो सबसे पहले मैं माँ के कॉल लगाया, क्योंकि माँ मेरे इंतजार में थी, सही में उनको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। और माँ के सबसे पहले ही एक ही बात बोला कि माँ अब बोल दो कि मैं एक अधिकारी का बेटा हूँ, मेरा बेटा अधिकारी बन चुका, आज के बाद कोई तुमको ये नहीं करेगा कि कौन है क्या है, बस देखेगा तो बोलने में भी सोचेगा। तो एक चीज हम देखे, चूंकि मेरी माँ जिस जगह पे काम करती थी तो वहाँ आंगनबाड़ी सहायिका, तो बहुत कुछ माँ हमको बोलती थी कि ये होता है, लेकिन मैं एकदम ठान लिया था कि जो इस तरह का हमारे साथ किया है मुझे काम से जवाब देना। अब आगे मेरा प्रिपरेशन जारी रहेगा, और मैं यंगेस्ट ऑफिसर हूँ, 22 साल 4 मंथ में मेरा सिलेक्शन हुआ है बोर्ड के हिसाब से, और आगे सर से मिलूंगा तो मैं चाहूंगा कि यूपीएससी में रिजल्ट लेकर आऊं जी। एक है, एक सर का, एक सर 2 लाइन है, टाइम है ना सर? क्योंकि देखिए बात ऐसा है ना, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए कंपटीशन में हम भी थे, सिविल सर्विस में आने के बाद होता ना, इतना फिलोसफी पढ़ लेते हैं ना कि ऑटोमेटिक लैंग्वेज, पहले तो मेरे पास लैंग्वेज नहीं था, बट मेंस लिखने उखने पढ़ने के बाद ना ऑटोमेटिक बहुत सारा ये आ गया है, मतलब हाँ, तो ये चीज आ गया है। तो एक है सर का है, कोई पीसीएस सर का ही है, उनका हम बहुत अच्छा लगता है, वो सही रहे, बोले सर का कहीं का और का मंच का कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, तो बहुत कुछ तो एक चीज और बोल रहे हैं कि इस दरमियान ना गोल के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। डिस्ट्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, भटकाव, हाँ, इसे दोनों के लिए सब पर लागू होता है, 360 पे लागू होता है, कोई इसमें नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन जब तक मैं मतलब ये चीज लिखा था कि डिस्ट्रैक्शन मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे, जब तक कहीं से कोई सा रहेगा नहीं, क्योंकि अपना पर्सनल लाइफ है, और आगे जब सफल हो जाएंगे तो अपने हिसाब से तो जीना ही है, लेकिन जब तक माँ बाप का जो भरोसा है वो पूरा करना है। तो एक है कि बेहतर से, एक शायर बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम तो बोले ना कि सर पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ बीपीएससी वाला ना बहुत ये हो जाता है दिल से, जो ना ये देखिए दिल से वो लोग ऐसा नहीं, देखिए पर जो कहता है ना कि सबका कहीं कोई किसी और का नशा होता है, तो बीपीएससी वाला पढ़ाई का नशा करता है, तो उसका अलग नशा होता है, हम लोग अलग नशा रहता है, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ लाइन लिखते रहते हैं। तो हालांकि मेरा लाइन नहीं है कहीं से, इसमें है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो ये चीज करना है ना। और एक लास्ट वाला है मुझे नहीं थोड़ा देखिए माँ एक ठीक है अति आएगा, आप लोग भी लाइएगा पल, आप लोग अभी मौका मिलेगा।
बस फर्क इतना है कि बस बेंच का आप उधर हैं, बेंच के इधर है, बस वही फर्क है। तो इसमें देखिए एक है, माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है, और सब्र कमैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और चंद महीने बाकी है, बस बन डीएसपी लौटूंगा। लेकिन मेरा पोस्ट चेंज हो गया, मेरा पोस्ट चेंज हो गया बस। और बस यही यही जब मैं बस यही है कि आप लोग टाइम टेबल को सब कीजिए, और ज्यादा आप क्या कहेंगे, रोशन सर तो सब बता दिए, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। ठीक है, हल्ला काय कर रहे हैं? चलिए, तो संस्थान की तरफ से जो एक छोटा सा उपहार सिंटू जी को दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें एक किताब है, वो किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। ठीक, अच्छा ठीक ठीक, हम देख लेते हैं, ठीक। हल्ला मत कीजिए। है चंदन, उनको बैठाइएगा केबिन में। 1 मिनट, चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो, चलिए चलिए, शांत आइए, शांत 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 शांत, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पता नहीं सबको कैसे शायरी याद रह जाता है। हम जानते हैं, हम कभी कभी प्रयास किए हैं शायरी याद करके क्लास में बोलने का, कितनों कुछ करते हैं, याद ही नहीं रहता है? बढ़िया है, अकबरे बाबर ठीक है। तो चलिए, अब शांत हो जाइए, अब आ जाइए। तो जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो गया क्या? समाप्त हो गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद नोट में जो अगला चैप्टर होगा वो कांग्रेस होगा। लेकिन कांग्रेस
एक प्रकार की राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना के पूर्व कई सारे और भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है और लगभग 2017-18 के बाद से कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं और इसीलिए एक एक्स्ट्रा चैप्टर अब इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होता है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन है। तो जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन हम लोगों का टॉपिक है, उसी टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे और यह टॉपिक पूर्णतः डाटा बेसिस है। यूं तो कांग्रेस की स्थापना से पहले अनेकों संगठन स्थापित हुए, लेकिन उन संगठनों में 8-10 जो महत्वपूर्ण संगठन है, उन 8-10 महत्वपूर्ण संगठनों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले जो 8-10 महत्वपूर्ण संगठन है वो ब्रिटिशों के प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित हुआ था। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके अलावे कुछ राजनीतिक संगठन भारत से बाहर भी स्थापित हुए थे। तो उसी की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर एक शब्द का प्रयोग बार बार हम आपके साथ कर रहे हैं, वह शब्द है राजनीतिक संगठन। तो प्रश्न यह है कि राजनीतिक संगठन क्या है? प्रश्न यह है कि राजनीतिक संगठन क्या है? राजनीतिक संगठन वैसे संगठन को कहा जाता है जो संगठन लोगों के या आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है और आम जनता को हक और अधिकार दिलाने का काम करता है, उसे ही राजनीतिक संगठन कहा जाता है। तो भारत में किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जमींदार वर्ग है। भारत के किसान, भारत के मजदूर, भारत के जमींदार, भारत की आम जनता को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो तमाम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन,
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये तमाम भारत के राजनीतिक संगठन है। इन संगठनों से प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है? तो इन संगठनों से पूछे जाने वाले जो प्रश्न की प्रकृति होती है, जो प्रश्न होता है, वह होता है किस संगठन की स्थापना कब हुई है, किसने किया है। मूल तौर पर यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, इंडियन लीग के संस्थापक कौन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, यह प्रश्न हमको लगता है कंपटीशन के इतिहास में कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है। ये जो अभी हमने आपको बतलाया है, ये इस चैप्टर का पृष्ठभूमि है, ये इस चैप्टर का बेस है। जैसे बिना मजबूत आधार के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, वैसे किसी चैप्टर के बेस को समझे बिना, पृष्ठभूमि समझे बिना उसके अन्य चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं। ये बेस आप आशा करते हैं समझे होंगे। आसान भाषा में तो हम समझाते हैं महाराज, इससे आसान हो ही नहीं सकता। सबसे आसान भाषा में हम समझाते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो अब आते हैं मूल पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो प्रथम राजनीतिक संगठन है, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है और यह जो भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है, यह संगठन बंगाल में जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्थापित किया गया था। यह संगठन वर्ष 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना इसलिए की गई ताकि बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाया जा सके। लेकिन यह संगठन बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाने में असफल रहा। तत्पश्चात फिर आपको दूसरे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, आगे उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नोट मेरे पास बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम दे नहीं रहे हैं, हम इसको लिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है जो बिना लिखे आपको अपने से बिना लिखे याद नहीं होता है।
देखिए आज भी मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन आज भी हम फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं। अपने सिनेमा है एक, अपने सिनेमा में एक ट्यून है, अपने तो अपने होते हैं, समझिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अपना से बच करके रहिए, दूसरा आपका कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अपना आदमी से सिर्फ बच के रहिए, अपना आदमी ही समझ ही गए होंगे, ठीक है। लेकिन अपना हाथ से लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। कुछ चीज तो हम लिखाते ही हैं। तो ये तो पहली बात न है, पहला क्लास तो न है आप लोग का, नहीं ना है, क्लास करते करते साल हो गया है, समझिए। लिखिए, हेडिंग मारे कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा। देखिए पेन गिरा इधर, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। लिखते जाइए सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट है लिखते जाइए। लिखिए, लिखिएगा स्टार मार के। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। यह संगठन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। यह संगठन यह संगठन 1838 ईस्वी में यह संगठन 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा यह संगठन 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्थापित किया गया। स्थापित किया गया। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। जब यह संगठन जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलवाने में असफल हो गया, तत्पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी में ही जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जॉर्ज थॉमसन के द्वारा वर्ष 1843 ईस्वी में एक अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, जो कि भारत का दूसरा राजनीतिक संगठन माना जाता है। उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इस संगठन का भी उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना,
लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक संगठन भी जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलवाने में सफलता प्राप्त नहीं किया। तत्पश्चात बाद के वर्षों में वर्ष 1851 में बंगाल के बड़े जमींदारों में से एक राधाकांत देव ने इन दोनों संगठनों को, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को एक कर दिया, जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हद तक बंगाल के जमींदारों को हक और अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त किया। यहां पर आगे, या तो एक साथ करवा देंगे, आगे आप लिखिए। भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन 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 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। यह संगठन वर्ष 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। आगे अगला पॉइंट, वर्ष 1851 ईस्वी में 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 राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। चलिए यहां तक बता दिए थे, इससे आगे सुनिएगा। देखिए आप एक बात निश्चित जानते होंगे कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, नहीं जानते? बंगाल का ही विभाजन क्यों हुआ? देखिए बंगाल का ही विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल बना था। बंगाल से एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के नाक में दम करके रखे हुए था। तो अंग्रेज यह चाहता था कि बंगाल का अगर विभाजन करेंगे तो बंगाल के लोग आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, द्वेष भावना उत्पन्न होगा। तो बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ? देखिए बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर बंगाल में राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था। एक राजनीतिक संगठन है इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन वर्ष 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संगठन का काम था बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना। फिर आपको युवाओं के बीच राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1875 में किया। इसके ठीक अगले वर्ष यानी वर्ष 1876 में इंडियन लीग के स्थान पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है। जैसे आधुनिक ऋषि एमजी रानडे को कहा जाता है, उसी प्रकार से जो आपको
राष्ट्रगुरु की उपाधि दी जाती है वो एसएन बनर्जी को दी जाती है। और एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएफ नॉरिस के खिलाफ लिखा था, जिस कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 माह की सजा सुनाई गई। जो एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारतीय संघ के संस्थापक रहे हैं, उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी एसएन बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का, स्पेक्ट्रम लिखता है, कांग्रेस नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम लिखता है कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार एसएन बनर्जी को माना जाता है, या कांग्रेस का द्वितीय वास्तुविद एसएन बनर्जी को माना जाता है। समझ गए? तो यहां तक लिखिए ना। लिखिएगा, वर्ष 1875 में वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना किया। फुल स्टॉप। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन लीग के स्थान पर
इंडियन लीग के स्थान पर वर्ष 1876 में इंडियन लीग के स्थान पर वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? नहीं, देखिए है कि ठंडा का मौसम जब शुरू होता है ना, तो हमको जो है थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, थोड़ा एलर्जी है, ठीक है, वो गंदगी सबके वजह से, गंदगी और ठंडा, ये दोनों में हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, समझे? तो वही जो है थोड़ा हमको बार बार जो है पूरे ठंडा के मौसम में बार बार, यानी जो है मुंह खोलेंगे लेकिन जो है, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं यानी पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हाँ, साइनस प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखाए हैं, ठीक है। ये आप लोग बोल रहे हैं साइनस प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखाए हैं डॉक्टर्स, ठीक है। अब पता नहीं क्या हो जाता है लिखिए बट क्या लिख रहे थे? नेक्स्ट पॉइंट, एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमजी राणा डे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। एमजी राणा डे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। एमजी राणा डे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। इसी कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाकर
इसी कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाकर एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाकर दो माह की सजा सुनाई गई। अब आगे देखिएगा, इसके अलावे और भी कई सारे राजनीतिक संगठन है, जैसे कि एक है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन है, यह वर्ष 1883 में एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के ठीक बाद वर्ष 1886 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, वर्ष 1883 ईस्वी में वर्ष 1883 ईस्वी में वर्ष 1883 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, वर्ष 1883 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी ने मिलकर किया। आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी ने मिलकर किया। आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी ने मिलकर किया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। देखिए, अभी तक जितना भी संगठन हम आपको बताए हैं, ये वैसे संगठन हैं जो कलकत्ता में स्थापित हुए हैं या जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुए हैं। अब आगे जो हम आपको संगठन बताने जा रहे हैं वो ऐसे संगठन है जो मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है, महाराष्ट्र के भीतर स्थापित हुआ है, मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है। मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठनों में आपको बम्बई एसोसिएशन है, बम्बई एसोसिएशन। अगर बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की हम बात करें तो जो बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन है, यह आपको महाराष्ट्र के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर वर्ष 1852 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। फिर आपको महाराष्ट्र के भीतर ही पूना है, समझ गए, पूना है। पूना में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी
एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे, जिसे आधुनिक ऋषि के उपनाम से पुकारा जाता है, उस संगठन का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया। फिर मुंबई में ही मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई, और जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में की गई। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर किया है, और इन तीनों को ही बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में था बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग तैयब जी, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका जो उत्तर होगा वह महादेव गोविंद रानाडे होगा, क्योंकि जो बंबई प्रेसिडेंसी का संस्थापक है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन तीनों का जो कार्य क्षेत्र था, इन तीनों ने जो लोगों को जागरूक करने का काम किया ताकि लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, इन तीनों का कार्य क्षेत्र मुंबई का क्षेत्र था। इसी वजह से इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के उपनाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना बंबई एसोसिएशन नामक बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे 1867 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया है। आगे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना
बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, केटी तेलंग, हे भगवान, केटी तेलंग और तैयब जी। तैयबो जी तो नहीं होगा लिखने के लिए, बोलिए ना, लिखने के लिए होता तो आपके पास थोड़े आते हैं। बात तो सही है। तैयब जी के द्वारा किया गया इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से, इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए, जैसे ये सब राजनीतिक संगठन महाराष्ट्र या मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे, उसी प्रकार से अंग्रेजों का अगला प्रेसिडेंसी नगर मद्रास था। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ राजनीतिक संगठन, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी भारतीयों के द्वारा कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। भारतीयों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, उसमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक संगठन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1852 में हुई थी। श्री गजुलू चेट्टी के द्वारा जो है यह राजनीतिक संगठन मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके बाद मद्रास के भीतर मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1884 में हुई। और जो मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन है, उसकी स्थापना वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे दक्षिण भारत के नेताओं ने मिलकर मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। और ये राजनीतिक संगठन मद्रास के आम जनों को उसका हक और अधिकार दिलाने हेतु आवाज बुलंद करने का काम किया। लिखिएगा, वर्ष 1852 में, वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी फिर से लिखना होगा, हम दिखाई दे रहा है। वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया।
चलिए लिखिए अगला पॉइंट। लड़का सब बिका है, वही मैसेज आया है। बीपीएससी में जो है लड़का सब जो है पैसा लेकर के टीचर का, यानी वही मैसेज किया है। तो वही हमको हंसी आता है इस बात पे, पता नहीं कैसे लोग का जमीर इतना गिर जाता है कि 1-2 लाख में बिक जाता है, बताइए। ठीक है, देखिए एक बात बताएं हम आपको, हम पे विद्यार्थी का विश्वास क्यों बना शुरू में। जैसे ही बोला ना, इसके साथ हम चाय पीते थे महेंद्र में, सही बात है, ये सही बोला, ये लड़का झूठ नहीं बोला है, समझे। 1717 में, 2446 में और 126 में, यानी पोस्ट, इसमें हम अपने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके साथ हम फिजिकल किए और उसके साथ ग्राउंड पे दौड़े, यानी शहीद स्मारक राजेंद्र सिंह महाविद्यालय। आप लोग गए हैं कि नहीं गए? गर्दनी बात कभी नहीं गए हैं? गए हैं। तो वहां पर दौड़े हैं इस सब के साथ। तो एक और दूसरा चीज ये है कि जब हम बीपीएससी का हम इंटरव्यू दिए थे 60 से 62वीं में, तो हम अपने 2 विद्यार्थी को लेकर के गए थे साथ में। तो ये सब चीज जो है ना, यानी एक विद्यार्थी के बीच जो है फेथ पैदा किया कि नहीं, मास्टर जो है ठीक है, इधर उधर नहीं करता है, समझे। इधर उधर नहीं करता है मतलब गलत रिजल्ट नहीं दिखाता है और स्वयं का रिजल्ट हो रहा है तब पढ़ा रहा है। और हम आपको बता रहे हैं, रोहित, चुन्नू, परमहंस, ये सब अपने समय का पूरे पटना का, रोहित, चुन्नू, परमहंस, 3 का हम नाम लिए हैं, पटना का अपने समय का पूरे पटना में टॉप 10 विद्यार्थी में था। कहीं भी ये सब जाता था तो टॉप 10 में आता था, किसी के भी टेस्ट में, किसी के भी टेस्ट में। तो ये सब विद्यार्थी हमसे जुड़ करके पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं है कुछ तब ना पढ़ा है, इसे थोड़े पढ़ा, समझे। तो गलत रिजल्ट हम दिखाना चाहे तो हम बहुत गलत रिजल्ट दिखा सकते हैं, हमारे पास भी आता है, लेकिन ना, अपने जमीर से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और देखिए हाल फिलहाल में एगो आया था ना, हम तो पढ़े भी नहीं है बढ़िया से, क्या था वो, एक वीडियो आया था, ठीक है, कुछ टीचर सब जो है, देखिए क्या होता है जानते हैं, होता क्या है हम आपको बताते हैं। हम भी यूपीएससी का तैयारी किए हैं, बीपीएससी का तैयारी किए हैं। सच्चाई ये है, चाहे मेरा संस्थान हो या पूरे भारतवर्ष का कोई भी संस्थान हो, मेंस निकलवाने का कैपेसिटी किसी संस्थान में नहीं है, समझ गए। ये बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। मेंस टोटल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और यूपीएससी बीपीएससी जैसे परीक्षा में मेंस ही अहम होता है, समझ गए। तो होता क्या है जानते हैं, विद्यार्थी सब मेंस अपना से मेहनत करके निकाल लेता है, मॉक इंटरव्यू में जो है ना संस्थान में जाता है, और मॉक इंटरव्यू में एक विद्यार्थी लगभग हर संस्थान में जाएगा। वो आप देखते होंगे एक के विद्यार्थी का रिजल्ट सब संस्थान दिखाता है। तो होता क्या है, मॉक इंटरव्यू में जो है एक ही विद्यार्थी सभी संस्थान में जाता है, और जैसे उसका फाइनल रिजल्ट आता है सब साथ देता है कि सब हमारा है, हमारा है, हमारा है, समझ गए। तो ये सब बहुत खेला बेला होता है, और हमारा अपना मानना है कि हम शुरू से एक चीज, शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, समझिए, शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऐसे आज के डेट में शिक्षा तो एक प्रकार से व्यापार बन गया है, और टीचर जो है आपको व्यापारी है, और स्टूडेंट जो है आपको क्लाइंट है, ग्राहक है, हाँ जो भी कहना है कहिए, समझ गए। तो देखिए व्यापार में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हमको ये शर्ट बेचना है, तो हम थोड़ा चकभक दिखाएंगे ना। हमको थम्स अप बेचना है तो हम ऐड देंगे ना, एडवर्टाइजमेंट देंगे कि नहीं देंगे। हमको जूता बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट देंगे ना। तो टीचिंग में जो है ये एडवर्टाइजमेंट होने लगा है, और जो है पटना में भी हम आपको बता रहे हैं, इस बीपीएससी में
हमारे जान पहचान के कुछ लोग हैं जो बोले हैं कि इतना रुपया दे रहा है, क्या करे, चले जाए। हम सीधे तौर पर बोले हैं कि अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको 1-2 लाख रुपया चाहिए, या फिर अपने आप को हमेशा अपने नजरों में ऊंचा उठा करके रखना चाहते हैं, समझ गए। तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे यही लड़का आया, तो अगर मान लिया जाए हमारा स्टूडेंट था, प्रारंभिक स्टूडेंट था, हम इसको बोलते आप बोल दीजिए मेंस भी हम ही करवाए हैं, बोल सकता था या नहीं बोल सकता, एकदम बोल सकता था। लेकिन जो फैक्ट है, जो सही है, वो कितना जोर दे करके बोला, प्रीलिम्स में हम आप ही का पढ़े हैं, समझ गए। जो फैक्ट है, जो सही है, वो सही है, समझ गए। रिजल्ट दिखाना चाहे रिजल्ट खरीद करके तो डेली हम 10 रिजल्ट दिखा सकते हैं, समझ गए। लेकिन वास्तविकता वास्तविकता होता है, समझ गए। हम आपको बोले हैं 6 रिजल्ट हुआ है, 2 गो से मिला दिए हैं, आगे 4 गो से और कभी ना कभी हम आपको मिलवाइए देंगे, समझे। ये लड़का के रिजल्ट के विषय में तो हमको पतो नहीं था, आया आज शाम में उस सेंटर पे थे, इसी वजह से लेट भी हो गया। तो ये आया, ये हमको बताया कि सर हो गया बीपीएससी, तो खुशी हुआ। पुराना लड़का था, प्राथमिक लड़कों में से था, तो थोड़ा सा खुशी मिलता है। तो बोले चलिए थोड़ा सा जो है लड़का को मोटिवेट कर दीजिएगा, समझे। और देखिए, लेकिन एक चीज हम आप लोग में देखे हैं कि आप लोग का जो सुनने का लेवल है ना, बहुत कम है। मतलब 10 से 15 मिनट में आपका पता नहीं लगता है क्या होने लगा है, समझ गए। और यही कारण है कि आप लोग को नौकरियों होगा ना तो बड़ी दिक्कत है, समझ गए। मतलब आप लोग में बैठने का कैपेसिटी नहीं है, सुनने का कैपेसिटी नहीं है, समझ गए। जबकि सुनने का कैपेसिटी होना चाहिए, बैठने का कैपेसिटी होना चाहिए। तब तो हमको लगता है हम अगर 1-2 घंटा का सेमिनार लगाएंगे तो आप लोग उसमें भी हक बकाने लगिएगा, समझे। हम अगर 1-2 घंटा का आपका सेमिनार लगाए तो हमको लगता है आप लोग हक बकाने लगिएगा, समझ गए। तो थोड़ा सा सुनने का कैपेसिटी अपने में डेवलप कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बात वो लड़का बोला था, समझ गए। तो आगे हम वो जो बोला है उसका विश्लेषण हम करेंगे संक्षेप में, लेकिन आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तो जो है हम यही कहेंगे, बिहार दरोगा में हमारा बहुत विद्यार्थी बिक गया है, समझ गए। तो खैर बिहार दरोगा में मेरा इतना रिजल्ट हुआ, हम वो सब पे ध्यानों नहीं दिए। हमारा अपना विद्यार्थी जो है दूसरे संस्थान में जाके प्रचार किया है कि हम इसी के पास पढ़े हैं, जबकि सच्चाई है कि मेरे पास पढ़ा है, मेरे पास टेस्ट मारा है। तो हम वो सबको देखने ही होने जाते हैं, समझ गए। तो ये बात है। तो खैर जिसको जो अच्छा लगे वो करे, इन चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है, समझ गए। तो जो है चकाचौंध में मत जाइए, दिखावटी में मत जाइए। और क्या कहेंगे, और तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि यह सब राजनीतिक संगठन तो भारत में स्थापित हुआ था, इसके अलावा विदेशों में कम राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। जैसे कि दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। इन राजनीतिक संगठनों के जरिए दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लंदन में आवाज बुलंद करने का काम किया। बस यही 2 है, ज्यादा कुछ है नहीं, लिख लीजिए। है? नहीं लिखाए हैं, पूरा नहीं हुआ था। ओहो। अच्छा ठीक है। वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो लिखा ही दिए थे तो आराम से क्या बोलेंगे, लिखिएगा। वर्ष 1884 में वर्ष 1884 में लड़की सब गरिया आ रही है। वीर राघवाचारी वीर, हे भगवान,
वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। ने मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। ने मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। ने मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने लंदन में, नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने लंदन में, दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में, दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर आप अपना देख लीजिएगा, अपलोड कर दिए हैं। और सुनिए, एक मिनट है, सुनिए, आधुनिक भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव और उसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और हो सकता है पीडीएफ में आंसर हो, आंसर में एक आध गो एरर हो सकता है। वीडियो में जो हम बताए हैं वही सही है। अगर हमने गलत भी बताया है तो हम कुछ सोच समझ करके गलत बताए होंगे, उसी गलत को ही सही मानना है। क्यों? तो बोर्ड ने उसका उत्तर वही माना होगा, कोई ना कोई बोर्ड, इसी वजह से हम गलत बताएं। लेकिन गलत क्यों बताएंगे? एक बात हम आपको बोले कि अगर किसी प्रश्न में मान लिया जाए कि हमने गलत बताया है, आप गलते याद रख लीजिएगा, सही करने का प्रयास मत कीजिएगा। खत्म थोड़े हुआ है आप लोग तो लगता है पहला क्लास है आज आपका। समझा दिए हैं, लिखा दिए हैं, तीसरा प्रोसेस कहाँ हुआ है? याद कीजिएगा तब ना जाइएगा। और आज जो है वो लड़का आ गया था, इसी वजह से थोड़ा सा तो वही टाइम ले लिया, हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो इसलिए आज जो है थोड़ा सा 9:30 बज गया है, आगे से 9 बजे छोड़ देंगे हम आपको, समझे। तो आइए याद करते हैं अब।
है, आइएगा, नौटंकी कीजिएगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। आइए बताइए फटाफट, 5 मिनट में याद हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्थापित हुआ? आए? इसके संस्थापक, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का द्वितीय राजनीतिक संगठन, भारत का द्वितीय राजनीतिक संगठन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? किसने किया है? अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 1851 में कौन संगठन की स्थापना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1800। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? आधुनिक ऋषि के उपनाम से किसे जाना? आए? आगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ अपने लेख में लिखा था? किसके विरुद्ध? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? अच्छा, इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप हमको, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? बॉम्बे एसोसिएशन, इसके संस्थापक दादा भाई नेरोजी। दादा भाई। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? 1867। किसने किया? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? एमजी राणा डे। समझ गए? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह। तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह। तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। समझ गए? तो इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप हमको, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के स्थापना 1800। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? गजुलू चेट्टी। गजुलू चेट्टी। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884। 1884। समझ गए? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने किया? दादा भाई। घर पे जाकर के आज के आज इसको पढ़ लीजिएगा और आप देख लीजिएगा। 1 मिनट सुन लीजिए ध्यान से। आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, उसका पूरा वीडियो आप सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिएगा। टोटल 13 चैप्टर है, 13-14 चैप्टर, हाँ जो भी होगा 13-14 चैप्टर होगा। ध्यान से उतर रहा है। सारा वीडियो देखिएगा, उसमें जो आंसर बोले हैं, पीडीएफ में जो आंसर है उसमें एरर है, लेकिन वीडियो में जो आंसर करवाए हैं उसको आप याद रखिएगा। ठीक है? नहीं है? हैं? पीडीएफ है? थर्ड बैच में हैं आप? थर्ड बैच में हैं? है? क्या बात करते हैं आप? लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़का सब इधर से निकलिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।